हम आपको लेकर जाते हैं, हमारा एक ट्रिप था और वो ट्रिप था वादी लीपा का। कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो वादी लीपा है उस जगह हम गए। हाँ। और वहाँ पर जाकर हमने क्या देखा, क्योंकि हमने देखा कि जी वादी लीपा में और कश्मीर में ख़ास तौर पर जो मामला था वो ये था कि कभी भी किसी भी इंडियन चेक पोस्ट से फायरिंग होती थी, वहाँ के लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात थी, उस जगह रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन जब से फरवरी से ये जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था, इस सीज़ फायर एग्रीमेंट के बाद के हालात देखने के लिए हम दोनों वादी लीपा गए। वादी लीपा, और वादी लीपा के बारे में एक चीज खास आपको ये भी बताने जाने से पहले कि वादी लीपा जो है बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। जी हाँ। तो वहां से आपको, हम भी जब वहां गए तो हमें बताया जा रहा था कि ये सामने वाली चेक पोस्ट जो है वो हिंदुस्तान का बॉर्डर है और बॉर्डर के उस पार हिंदुस्तानी चेक पोस्ट है, बॉर्डर के इस पार पाकिस्तानी चेक पोस्ट है। तो बहुत ही करीब का मामला है, नजर आते हैं आपको हिंदुस्तानी वहां पर बैठे हुए दूसरी तरफ। तो वो बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे बॉर्डर के ऊपर ये वादी वाक़े है। और फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहां पर सीज फायर की वायलेशन होती होगी तो फिर क्या जिंदगी होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको भी लेकर जाते हैं, दिखाते हैं कश्मीर की वादी लीपा, वहाँ पर अब क्या सूरत हाल है ये आप अपनी आंखों से देखिए। अगर फिरदौस बर रोए ज़मीं अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। अगर रोए ज़मीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। ये तितलियों का, जुगनुओं का देश है। सरसब्ज जंगलात, देवदार और अखरोट के देव हैकल दरख्तों के झुंड और आसमान छूते पहाड़ों के दामन में सुर्ख चावल के लहलहाते खेत। वादी लीपा हुस्न की दिलकश देवी लगती है। ये वादी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इसका शुमार आज़ाद कश्मीर के उन कुदरती दिलकश इलाकों में होता है जिन्हें जन्नत से तशबीह दी जाती है। वादी लीपा की आवाम हमारी सरहदों की मुहाफिज है। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल लीपा वादी को मकबूजा जम्मू और कश्मीर से जुदा करती है। पहाड़ों की चोटियों पर जहाँ भारतीय अफवाज काबिज हैं, वहाँ से वक्तन फवक्तन सिविल आबादी पर बिला जवाज फायरिंग रोज का मामूल है। लीपा वादी में बाज मकामात पर दुश्मन की पोस्ट्स का फासला महज चंद फरलांग तक है, मगर यहाँ की आवाम ने हमेशा पाक फौज के साथ मिलकर हमारी सरहदों का दिफा किया। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो है मंडल विलेज, और ये मंडल विलेज है लीपा वैली में कश्मीर की। और ये जो पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले सबसे ऊपर जो टॉप लेवल है पहाड़ों का, यानी कि जिस पे अवैस वो जो सबसे ऊपर वाले दरख्त लगे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, वो है जी बटरासी रेंज पहाड़ों की। और उसके बाद जो सेकंड लेवल है, सेकंड टियर जो पहाड़ों का है वो है वंजल रेंज। और ये दोनों रेंजेस जो हैं पहाड़ों की, ये इंडिया के पास है। और वहाँ पर इंडियन चेक पोस्ट बनी हुई हैं, वहाँ से फायरिंग होती थी डायरेक्टली यहाँ पर, इस इलाके में, यहाँ के घरों पर, यहाँ के लोगों पर, वहाँ जानवरों पर, बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल्स पर। और उसके बाद जो थर्ड रेंज है, जो तीसरी पहाड़ों की रेंज है, जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रही है, वो है अजीज़ रेंज, और वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है वो यहाँ पर बनी है। तो यहाँ पर जो है दो बदू मुकाबला भी होता रहा है, और जितना भी फायरिंग का जो एक्सचेंज होता था वो इस जगह पर होता था। ये जो स्पॉट है जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद है, बड़ा अच्छा खासा ज़बरदस्त ग्रीन प्लेन आपको ग्राउंड नज़र आएगा ये यहाँ पर। और ये यहाँ का APS स्कूल है। वादी लीपा की आबादी तकरीबन 90,000 नफूस पर मुश्तमिल है और यहाँ शरह तालीम मुजफ्फराबाद डिवीज़न में सबसे ज़्यादा है। ज़रा बताएं कि क्या इस जगह की जो अहमियत है, थोड़ा सा इस जगह के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें, और फिर इस जगह की जो एजुकेशन का रेट है, लिटरेसी रेट है, थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या माहौल है, कुछ बताएं ज़रा। कौन शुरू करेगा? कहाँ से आगाज़ करें? आप शुरू बताएं। लीपा एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे बाहर के मौसम में फूल ही, दरख्त, सब कुछ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है। लेकिन सर्दी के मौसम में मार्च अप्रैल यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और लैंड स्लाइडिंग की वजह से लगता तो बड़ा खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लैंड स्लाइडिंग की वजह से हमारी रोड रास्ता हमारा दूसरे जगह से, मुजफ्फराबाद से हम रब्ता नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा मसला होता है। बाकी हमारा लीपा बहुत अच्छा है। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पर जनरली अभी सीज़ फायर के बाद जो माहौल है वो क्या है? सीज़ फायर के बाद अल्लाह का शुक्र है, लोग बहुत खुश हैं। हमारे दिल से खौफ व हरास निकल गया है। हम हर तरह की टेंशन से आज़ाद हो चुके हैं और हम बढ़ चढ़ कर आज़ाद होकर हर तरह की सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम अपनी तालीम पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और सीज़ फायर से पहले क्या एक्टिविटीज़ होती थी यहाँ पर, किस तरह का माहौल होता था? जो बताया जाता है हमें कि जी फायरिंग वगैरह होती रहती थी। आपने बहुत ही दुरुस्त सुना है। सीज़ फायर से पहले यहाँ पर फियर और थ्रेट बहुत ज़्यादा होता था,
लोग घरों में महसूर रहते थे। फायरिंग जिस टाइम अचानक, क्योंकि फायरिंग की कोई एक ख़ास मखसूस वक्त नहीं होता था, वो किसी टाइम भी हो जाती थी। अक्सरियत से तो ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स रास्ते में होते थे स्कूल की तरफ रवान दवां और फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी। हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें घर से तालीम हासिल करने के लिए भेजा होता था, वो घर में इस खौफ से बैठे रहते थे कि हमारे बच्चे महफूज भी हैं या नहीं। जब तो हम स्कूल में होते थे तब तो हमारे टीचर्स उन्हें इन्फॉर्म कर देते थे, अदरवाइज़ आप सोच सकते हैं कितना डर और जानी और माली नुकसान, सबसे बढ़कर जान होगी तो सारी एक्टिविटीज़ होंगी। तो जब यहाँ पर फायरिंग होती थी तो क्या होता था, मतलब स्कूल में अगर आप हैं और फायरिंग हुई तो फिर क्या होता था? ये हमारे पास यहाँ पर शेल प्रूफ रूम है जहाँ पर हमारे टीचर्स हम लोगों को सिक्योर करने के लिए ले जाते थे, और अगर हम स्कूल से बाहर हों तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, हम लोग खुद ही अपने आप को सेफ्टी। अच्छा, वो सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होते हैं, किस तरह आपने मतलब अगर आपको रास्ते में अचानक होगी तो आपने लेट जाना है, मतलब अचानक पॉन्डिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है, ज़्यादातर भागना नहीं है आपने, इस वजह से ये बात। अच्छा, कितना फ्रीक्वेंटली ये होता था जो फायरिंग वाला मामला है, ये कितना ज़्यादा होता था? फायरिंग जी, जब सीज फायर नहीं हुआ था उससे पहले फायरिंग बहुत ज़्यादा होती थी, कोई पता नहीं था। जब भी हम कभी स्कूल की तरफ आते थे तो तब भी फायर होता, स्कूल के अंदर होते तब भी फायर होता था, इसका कोई मुकर्रर वक्त नहीं था। बहुत डर लगता था, घबरा जाते थे। उनकी आवाज़ ही ऐसी होती है, उनकी आवाज़ बहुत दिला देने। और कितनी देर तक चलती रहती थी फायरिंग? बाज़ औक़ात तो 12-12 घंटे, 8-8 घंटे मुसलसल फायरिंग होती थी। और कभी इस टेंशन और इस सिचुएशन की वजह से स्कूल बंद भी हो जाते थे? जी, बंद भी हो जाते थे। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि स्कूल हमें बंद हो गए। पढ़ाई भी मुतासर होती थी फायरिंग की वजह से हमारी। हाँ, क्योंकि ये स्कूल नाजरीन आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया कि हम बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल इट इज़ राइट ऑन दी LOC, मतलब बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या टेंशन हो जाती होगी बच्चों और टीचर्स के उसमें जब वो यहाँ पर पढ़ाई का माहौल हो और आप सुने कि ऊंची आवाज़ में फायरिंग हो रही है, आपको पता चल रहा है, और आप ये भी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किसकी जान गई, किसको लगा गोली, कौन कितना ज़ख्मी हुआ। क्या मैसेज देंगे लोगों को कश्मीर के हवाले से, इस खूबसूरत वादी के हवाले से? बुलाएं उनको, आके देखें यहाँ पर कितना हुस्न है कश्मीर में, और दुनिया को भी क्या पैगाम देंगे जो दुनिया देख रही है और जो खामोश हो जाती है, अक्सर पाकिस्तान के हक़ में खड़ी नहीं होती सिर्फ इसलिए कि उनके जो मफादात हैं वो दूसरी तरफ बॉर्डर के पड़े हुए हैं। तो क्या कहेंगे उन सब लोगों को? हम उन्हें पैगाम देना चाहते हैं कि हम फायरिंग से ना ही फायरिंग से डरते हैं और ना ही मौत से डरते हैं, हमें किसी का डर नहीं है, और हमारे हौसले कभी पस्त नहीं हो सकते, हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे। वी शैल राइज एंड शाइन इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन 1089 ये नंबर हैं, मार्क्स, स्कोर बोर्ड के एग्जाम्स में, पेपर्स में 1089 1100 में से लेने वाली बच्ची के साथ हम मौजूद हैं। होनहार शागिर्दा के साथ हम मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम मकबूल नाम है इनका, और इन्होंने 1079 मेरा ख्याल है 1089, भाई जो भी कहते हैं, 79 कहते हैं, 89 कहते हैं, जो भी कहते हैं, इन्होंने इतने नंबर ले लिए 1100 में से। ये कैसे किया? देखिए, हर काम की इब्तिदा के लिए इंसान को हौसला हिम्मत चाहिए होती है, और जहाँ तक पढ़ने की बात है या कोई और काम करने की बात है, हम हर चीज़ में हौसला हिम्मत शो करते हैं। लेकिन जहाँ तक बैकवर्ड कंट्रीज़ की बात है या बैकवर्ड रीजन्स की बात है कि जिनको लोग बैकवर्ड तस्वर करते हैं, हमारी लीपा वैली को, हम उनको बताना चाहते हैं, उनको ये शो करना चाहते हैं कि हम बैकवर्ड नहीं हैं। मैंने कई बार बताया भी है ये, और आज तक जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो सब यही बताना चाहते हैं कि हम बैकवर्ड्स नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारी जो तालीम का सिलसिला है वो कभी फायरबंदी की वजह से, कभी हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात की वजह से कभी भी नहीं रुका। सही, तो ये बताइए सब्जेक्ट कौन सा है? हाँ, बेसिकली पढ़ के जो मज़ा आता है या जो अच्छा समझ में आता है? आई वांट टू बिकम डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपनी रीजन को सर्व करना चाहती हूँ, और इसको वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो आज तक हमें नहीं मिली। गवर्नमेंट से भी कहना चाहती हूँ कि हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ दें। जिस तरह से फायरबंदी हुई है, काफ़ी पुरअमन पुरसकून माहौल चल रहा है कितने अर्से से, तो हमें यही पुरअमन माहौल चाहिए। इसी में रहकर हम पढ़ेंगे तो हम अपनी इलाके को फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकेंगे, इसके हुनर को जागर भी कर सकेंगे। हमारे इलाके के अंदर, हमारे लोगों के अंदर बेपनाह सलाहियतें पोशीदा हैं। फैमिली के बारे में बताएं ज़रा अपनी। मेरी फैमिली में
टोटली 7 मेंबर हैं, मेरे अबू अम्मी बहन भाई। मेडिकल साइंस की तरफ आप जाना चाहती हैं, डॉक्टरी की तरफ, तो उधर आपका कोई वैसे है आइडिया कि मैं ब्रेन की तरफ जाना चाहती हूँ या किडनीज की डॉक्टर बनना चाहती हूँ? वो कोई स्पेशलाइजेशन माइंड में है? सर्जन बनना चाहती हैं, फिजिशियन बनना चाहती हैं, काटा पीटी से शौक है, या जो है बस दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगी, गायनोकोलॉजिस्ट, और किस साइड पे ज़्यादा रुझान है आपका? आई वांट टू बिकम हार्ट स्पेशलिस्ट। अब ये तो जो इलाका है जिधर हम खड़े हैं, इधर अभी तो फायर बंदी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब नहीं होती थी तो आवाज़ें भी आती होंगी, गोलियां चलने की, शोर, अचानक एक केओस सा मच जाता होगा। पढ़ाई से ध्यान कभी कभी हटता था इस चीज़ की वजह से, मतलब फोकस करना मुश्किल हो जाता था? बेसिकली ऐसी सरगर्मियों तो देखा जाए कि होता है, हटता है ध्यान। जब आपके लोग मर रहे हैं, ठीक है, आपके घर जल रहे हो, तो ये तो कोई बात नहीं है कि आप पढ़ाई में मगन हो, ऐसा नहीं होता है, ध्यान हटता है। लेकिन बेसिक काम हमारा यही है कि हम अपनी हिम्मत को, अपने हौसले को जारी रखें, क्योंकि ये चलता रहेगा, ये सब चलना है, जब तक जिंदा है तब तक होता रहेगा। कोई मुश्किल तो आती रहेगी, अमन है और कभी नहीं होगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें पुरअमन माहौल प्रोवाइड करें, ताकि जिस तरह के दूसरे इलाकों के लोग या दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो इतनी फॉरवर्ड हैं, तो उस तरह से हम भी आगे जाएंगे, हम भी अपने इलाके को साथ लेकर चलेंगे। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एक पुरअमन माहौल की ज़रूरत है। साल में 5 से 6 माह इस वादी के अवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं होते। भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, जिसमें आम आवाम को निशाना बनाया जाता है। भारतीय फौज की जानिब से 2003 से 2021 तक 13,627 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसमें 310 आम शहरी शहीद और 1602 जख्मी हुए। सबसे ज्यादा सीज फायर की खिलाफ वर्जी 2019 में की गई, जिसमें 3,351 हमले किए गए। सीज़ फायर वायलेशन जब होती है और गोलियां बरसती हैं, तो बहुत सारी गोलियां ऐसी होती हैं जो कि खाली जाती हैं, लेकिन बहुत सारी गोलियां ऐसी होती हैं जो लोगों को जाकर लगती हैं और लोग ज़ख्मी होते हैं। और उन ज़ख्मियों से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, उनके साथ क्या हुआ ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीकी। रफ़ीक साहब, ये बताइए कि आप कैसे ज़ख्मी हुए, क्या हुआ था? सर हम घर में थे तो अचानक ही फायर शुरू हुआ। तो फायर जब शुरू हुआ तो हम अपने मोर्चों में जाने के लिए बाहर निकले, तो अचानक बम जो है हमारे घर के करीब ब्लास्ट हुआ। तो उस ब्लास्टिंग में हम घर के 4 आदमी ज़ख्मी हुए थे। ये मेरा बेटा है, ये भी साथ था, और मेरी बीवी ज़ख्मी हुई है, मेरी बच्ची ज़ख्मी हुई थी। तो उसके बाद जब ज़ख्मी हुए, हम ज़ख्मी हालात में हम तकरीबन 1 घंटा उधर पड़े रहे। तो फायर में कोई ऐसा मतलब है कि कमी नहीं थी कि हम हमारे पास कोई और दूसरा आदमी हमें लेने के लिए आ सकता था, नहीं आ सकता था। तो फिर 1 घंटे के बाद मुझे जब उठाया गया, तो यहाँ पाक फ़ौज हमारे दुख सुख में हमारे साथ साथ है। तो जब 1 घंटे के बाद हमारे उठाया गया तो हमें इधर MST में लेकर आए हैं, इधर हमारी ट्रीटमेंट हुई है। तो कुछ जख्मी को मुजफ्फराबाद लेकर चले गए। तो ऐसे हालात में अंदर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, एक दूसरे भाई के पास नहीं आ सकता है। कब का वाक़या, कब हुआ था ये? सर पिछले साल हुआ था। अच्छा, पिछले साल हुआ। और कितना अरसा आप लोगों को लगा रिकवर कर जाने में, ठीक हो जाने में? ठीक हो जाने में तकरीबन 2 महीने में लग जाते हैं, महीना भी लग जाता है, साल भी लग जाता है। जैसे जैसे ज़ख्म होते हैं ऐसे ऐसे वो टाइम भी लगता है। आपके ज़ख्म क्या थे? मेरे ज़ख्म सर यहाँ लगी थी, इस टांग में लगी है। तो इस ज़ख्म में कारपेंटर हूँ। तो अच्छा कारपेंटर था। अभी उस ज़ख्म की वजह से मेरी जो एक साइड पूरी जो है ये बिल्कुल ब्लीडिंग की वजह से ये कमज़ोर पड़ गई है। तो मैं काम उस तरह से नहीं कर सकते। जी, उस तरह से नहीं कर सकता। फिर रोजगार का सिलसिला आपका क्या है? बस वो कोई पिंडी चले जाते हैं, कुछ उधर मजदूरी करते हैं। क्या नाम है आपका? तौफीक बेटा, आप बताओ क्या हुआ था जब आप ज़ख्मी हुए थे और आपको कहाँ कहाँ लगा था? सर हम स्कूल से आ रहे थे सर, रास्ते में हम 4 लड़के थे सर, रास्ते में आ रहे थे, अचानक ही एक बम गिरा। अच्छा। और हम 4 मुझे इधर लगा। ये देखो ना, ये निशान भी है यहाँ पर। हाँ, अच्छा, ये गर्दन पर भी दिखाओ, ये दिखाओ जरा, ये देखो। हाँ, ये निशान आपको नजर आ रहे हैं। उस वक्त ये देखो। कितने छोटे थे? छोटे थे। कितने छोटे थे?
अच्छा। तो जब फायरिंग होती है या इस तरह की आवाज़ें आती हैं गोलियों की, बमों की, तो फिर क्या करते हो? छुप जाते हैं। कहाँ छुपते हो? मुर्चे में, मुर्चे में छुप अभी जाते हैं सब। अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये सारा बाजार मतलब भरा हुआ है, अचानक यहाँ ब्लास्ट हो जाए तो कैसा महसूस होगा? बिल्कुल अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। एक ब्लास्ट से अभी जब 20-20, 30-30 ब्लास्ट इकट्ठे हों तो कैसा महसूस होगा? तो ये खौफ और रास्ता आधे पागल हो चुके थे हम लोग। ये अभी जो सीज़ फायर हुआ है, हम दुआ करते हैं कि सीज़ फायर को आगे बरकरार रहे। हमारे साथ एक और मुतासरा खातून हैं और इनका भी वही है कि गोलियां बरसती हैं जब तो लग जाती है किसी ना किसी को, और इनको भी लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बता सकती हैं क्या हुआ था? जी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज गई हुई थी, तो रास्ते से मैं घर वापस आ रही थी, अचानक फायर शुरू हो गया तो मैं रास्ते में ज़ख्मी हो गई, मेरे पाँव में लगी। ये कब की बात है? ये 13 अक्टूबर की। 13 अक्टूबर की, पिछले साल 13 अक्टूबर की सीज़ फायर वायलेशन जो है वो जब उस वक्त हो रही थी, 13 अक्टूबर को इनके साथ ये वाक़या पेश आया था। सीज़ फायर वायलेशन के एक और ज़ख्मी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हम क्या नाम है जी? हम मोहम्मद नज़ीर, हमारा नाम है। मोहम्मद नज़ीर जी सर। तो नज़ीर साहब क्या हुआ था, कैसे ज़ख्मी हो गए आप? जी सर, रात के 1 बजे शेलिंग हुई हमारे गांव में, गाँव चनिया हमारा है। रात के 1 बजे फायरिंग हुए, 4 घंटे मुसलसल फायर रहा। 4 घंटे मुसलसल इंडिया का फायर रहा हमारे पास। हमारे घर के आसपास 27-28 गोले बर्बाद हुए उनके। हम भी मतलब बर्बाद ही हुए थे, खून ही खून था हमारे ऊपर। जना पाक फौज ने हमें उठाकर अपने अस्पताल में लाकर कितने लोग ज़ख्मी हुए थे उस वक्त? 4 बंदे हम हो गए थे जख्मी। अच्छा, एक ही घर में? एक ही घर में 4, और बाकी और भी बहुत सारे लोग जख्मी हुए होंगे? पड़ोसी भी हुए थे, लेकिन उनको मतलब आर्मी ने जो है ना उनके साथ ताउन किया। उन्होंने उठाकर रात के 1 बजे अपने अस्पताल में लाकर उनके साथ है ना। और कोई नुकसान भी हुआ था? घर वर कुछ? घर हमारे बिल्कुल तबाह हुए हैं, बिल्कुल बर्बाद बना हुआ, अभी और बनाया हुआ है, लेकिन अगर जो घर पहला था वो ख़राब हुआ, तबाह हो गया। हमें हमारे पास खाने का एशिया नहीं रहा। हमें बिल्कुल हम 100 साल मतलब पीछे हो गए हैं। हमारे पास न आटा, न चावल, न चीनी, न खाने का एशिया रहा, सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया। अब मेहरबानी है कि हमारे साथ ताउन किया जाए। हम बिल्कुल इस इलाके में जो है ना गुर्बत की हालत में हैं, लिहाजा हम इधर आर्मी की वजह से इधर हैं, वरना हमारा इधर रहना बहुत ही मुश्किल है। लिहाजा हमारे साथ आपको कहाँ लगा? मुझे एक शाल इधर लगा हुआ था। अच्छा, दिखाएंगे। ये लगा हुआ था जी। अच्छा, ये इधर लगा हुआ है। यहाँ पर भी लगा है, ये भी दिख। तो ये सूरत हाल है जब शेलिंग होती है या जब फायरिंग होती है, गोले बरसते हैं, तो वो फिर देखते नहीं हैं कि सामने कौन है, बच्चा है, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, लगते हैं उससे घर भी तबाह होते हैं। लेकिन इन लोगों को फिर उठ खड़ा होना होता है, और वो जो उठ खड़े होने की दास्तान है वो इन्होंने सुनाई कि कैसे फिर आर्मी की मदद से ये लोग यहाँ पर उठ खड़े हो रहे होते हैं। अफरा तफरी होती है, उठ खड़े होते हैं। ये सारा उठ खड़े होने का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। दोनों ममालिक के DGMOs के 2021 के मुआहदे के बाद 25 फरवरी से अब तक LOC पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सीज़ फायर से लीपा वादी की आवाम ने सुख का सांस लिया और पाकिस्तान आर्मी यहाँ के तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा तामीर करने में आवाम और मकामी इंतजामिया की मदद कर रही है। ये है जी लीपा का मेन बाज़ार। सारी आपको यहाँ पर दुकानें मिलेंगी, लेकिन इस वक्त चूँकि लॉकडाउन की सूरत हाल है तो इसलिए मार्केट पूरी बंद है। सिर्फ और सिर्फ जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो करियाना स्टोर वगैरह हैं, वो खुले हुए हैं, और मेडिकल स्टोर, दवाइयों की दुकानें खुली हुई हैं। तो अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं और कुछ घरों में भी लोगों से जाकर मुलाकात करते हैं, पूछते हैं क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं कि कोविड की SOPs की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल वादी लीपा के हालात कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। ये बताएं कि यहाँ पर वैसे अब वादी के हालात कैसे हैं? फायर बंदी के बाद क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छे हो गया माहौल। पहले तो खौफ और हरास ही था, बहुत ही मसलन हमारी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल तरीन थी। तो अभी जब ये हो गया, अमन हो गया, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत पुरसकून माहौल है। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले तो
हमारा ही जीना दोबारा था, तो बाहर से क्या आते। तो जब यहाँ पर फायरबंदी नहीं हुई थी तो उस वक्त सूरत हाल क्या होती थी, कितनी ज़्यादा यहाँ पर फायरिंग होती थी, कहाँ से होती थी, क्या हालात थे? अस्सलाम वालेकुम। जब फायरिंग होती थी तो बहुत ज़्यादा खौफ और टेंशन वाली कैफियत थी। जब बच्चे स्कूल जाते थे तो बच्चों को भी खौफ रहता था कि अभी कहीं से फायर आ जाएगा, और घर में पेरेंट्स भी परेशान रहते थे। फिर रास्ते में आते जाते हुए भी प्रॉब्लम होती थी, कोई पता नहीं होता था किस तरफ से गोला आएगा और किधर गिर पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल हालात में हम लोगों ने इधर वक्त गुजारा है। अभी 2-3 माह से जब फायर बंदी हुई है तो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी लोग भी रिलैक्स हो गए और बच्चे भी टेंशन फ्री हो गए। मोहसिन अली सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SHO हैं लीपा वैली के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। एक तो यहाँ पर हमने जो अभी कोविड की सूरत हाल में देखा, एक तो लॉकडाउन बड़ा प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा फिर मास्क भी लोगों ने बड़े लगाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। ये कैसे इतना शऊर इतनी आ गई और उसमें पुलिस का क्या किरदार है? एक तो सर वैसे भी ये जो वैली है यहाँ पे मोस्टली जो है ना 99% लोग एजुकेटेड हैं, थोड़ा सा समझाने से चीज़ समझ आती है। और दूसरा ओवरऑल ये, एक तो बिल्कुल जो पड़ोस में इंडियन जो हमारी इंडिया की जो हालत है उसको देख के थोड़ा सा लोगों से, दूसरा हम प्रॉपरली इस पर इम्प्लीमेंट करवाते भी हैं, लोगों का तावन हर हाल रहता है साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, यानी लोग कर रहे हैं कोऑपरेट। हालात की सूरत हाल भी कुछ बताएं यहाँ पर, सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें, देखें है तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और बिल्कुल राइट अंडर द नोज़ ऑफ LOC वाक़ है ये जो वैली है। तो यहाँ पे एक अरसे तक और सालों के हिसाब से, दहाइयों के हिसाब से गोला बारूद और गोलियों की गन गरज होती रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो लास्ट फरवरी में एक सीज़ फायर माहिदा हुआ है विद इन द कंट्री, उसके बाद ओवरऑल एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल पीस एंड काम हुआ है, चेंज आया, लोग बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली लोग बेहतर हो रहे हैं और चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सेटल डाउन हो रही हैं काफ़ी। हम सैर व तफरी के लिए आने वाले सयाहों को लीपा वैली में खुशामदीद कहते हैं जी। ये जो मैसेज है ये है कश्मीर के अवाम की तरफ से, लीपा वैली के अवाम की तरफ से, यहाँ पर काम करने वाली फ़ौज की तरफ से, और ये मैसेज है तमाम दुनिया के सयाहों के लिए, बिल्कुल दुनिया के लिए। यहाँ पर आएँ और एंजॉय करें, नज़ारे देखें, चश्मे देखें, चेरीज खाएं, वॉलनट्स खाएं और लेकर भी जाएं अपने साथ, और आगे फ्रेंड्स के लिए भी लेकर जाएं, उनको भी गिफ्ट दें, उनके लिए भी बांटें और उनको बताएं कि कश्मीर क्या है, किस चीज़ के लिए पहचानी जाती है वादी लीपा। ये वादी लीपा जो है ना जी, ये सेहत के लिहाज से पहचानी जाती है। उसके अलावा यहाँ चश्मे हमें नज़र आए, चश्मे, पानी, जंगलात, उसके अलावा जनाब इसके सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ 92 के बाद जनाब हर वक्त फायरिंग की वजह से डिस्टर्ब थे, कभी क्या मामला हो जाता था, कभी क्या नुकसान हो जाता था, कारोबार बंद, दीगर मामला सारे ख़राब हो जाते थे। अब जो फायरिंग हुई है, फायरिंग बंद हुई है, तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब हमारी पाक फ़ौज का। हमेशा पाक फ़ौज का हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन रहा है। इसके अलावा जनाब हुकूमत पाकिस्तान का कि उन्होंने जनाब जो ये फायरबंदी की है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता था वादी लीपा का होता था। यहाँ आप देखें चारों तरफ से दुश्मन ही दुश्मन है, तो फायरिंग जिस वक्त भी होती थी तो यहाँ के लोगों का नुकसान होता था। उसके अलावा जायदाद का नुकसान, कारोबार ख़त्म, दीगर मामला। बहुत लोग हमारे शिफ्ट होकर रावलपिंडी, लाहौर उधर चले गए थे। फायर बंद होने के बाद वो सब लोग वापस आ गए। बिल्कुल खुशहाली है ना, सब लोग ये चाहते हैं कि अमन रहे। ये नाजरीन आपको मेरी हाथ में जो प्लेट नज़र आ रही है, इस प्लेट में है रेड राइस यानी कि लाल चावल, और ये यहीं की लोकल पैदावार है वादी लीपा की, और यहीं पर ये साफ़ होती है। हम जिस मैकेनिज़्म के करीब खड़े हैं, ये इस चावल को साफ़ करने का मैकेनिज़्म है, बेसिकली मशीन है। मैं आपको होता क्या है इसके अंदर। हाँ, माइक आप मेरे करीब कर लीजिएगा ताकि मेरी आवाज़ सब तक पहुंच जाए। तो ये एक लगी हुई है पंचक्की, पानी से ये मूव करती है। इस वक्त पानी का प्रेशर ज़रा कम है तो इसीलिए ये मूव नहीं कर रही है, वरना क्या होता है कि जब ये पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये नीचे की तरफ, नीचे आप यहाँ पर इस तरह जाके ये नीचे गिरती है। जब ये नीचे गिरती है तो चावल साफ होता है, यहाँ पर चावल होते हैं और ये इस तरीके से बुरादे में से आपको साफ़ होते हुए नज़र आते हैं। चावल जो है वो अलग हो जाता है। हाँ, ये सारा छिलका जो है वो रह गया है और इसके अंदर से चावल निकल के इस शक्ल में आपके पास आ जाता है।
लीपा वादी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बमबारी और गोलाबारी से बचने के लिए इसके इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के इलाके में वाक़ हर घर में एक बंकर ज़रूरी है। 12 फीट चौड़े और 18 फीट लंबे ये बंकर कंक्रीट से बने हैं। जब फायर शुरू होता तो यहाँ के रिहायशी इन बंकर्स में पनाह लेते थे। तो ये वो घर है जहाँ पर कोई गोला वगैरह आके गिरा था। इन लोगों से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाई हुआ क्या था और ये घर कितना मुतासिर हुआ था और अब क्या इसको रीबिल्ड कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि ये तो नज़र आ रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है। बिल्कुल, दीवारें नहीं हैं, खिड़कियाँ नहीं हैं, दरवाजे नहीं हैं, लेकिन ये हम पूछेंगे इनसे कि आपको कितना काम मुकम्मल हो गया इसमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अमीन जी। मोहम्मद अमीन साहब, ये बताएंगे कि क्या हुआ था, घर आपका जो है वो किस तरह मुतासिर हुआ और कहाँ कहाँ, अगर आप हमें कुछ दिखा भी सकें निशान। तो हम लोग घर में बैठे हुए थे जी, अचानक फायर शुरू हुआ है। तो हम भाग के जो है ना, ये साथ बंकर बना हुआ है जो पाक आर्मी ने बनवा के दिया हमें, तो हम लोग उसमें छुप गए। तो फिर थोड़ी देर हम निकल के देखते थे, जब यहाँ लगा बम इस दरख्त के ऊपर। अच्छा। तो यहाँ बहुत धुआं वगैरह था। तो हम फिर जब वक्फा हुआ तो आए, तो यहाँ स्पलिंटर लगे हुए थे। तो जिसके हमारा एक टीवी टूटा है और एक वॉशिंग मशीन टूटी है, बाकी ये शेल लगे हुए हैं। ये दिखा दें, चल के दिखा दें कहाँ पर ये निशान। हाँ ये अच्छा। उसके अलावा ये शेल लगा हुआ है, उसके अलावा ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। और वो जो दीवार है मेरा ख्याल है वो भी, हाँ वो दीवार है, ये हमने कंक्रीट किया हुआ है। कंक्रीट को भी बाहर से उसने मुतासर किया हुआ है। अच्छा। शेल ने ये वाली दीवार पूरा महला जो है ना, इसकी वजह से सामने आया है। ये भी वही निशान है। ये हमारी जो शीट्स हैं उनके ऊपर भी लगा हुआ था छत पे, वो हमने बारिश की वजह से रिपेयर किया। अच्छा, और उस वक्त आप लोग छुप गए थे उधर बंकर में चले गए थे। तो ये कब हुआ था ये वाकया? ये 1 अक्टूबर हुआ था 2020 में। अच्छा जी जी। और उसके बाद से फिर क्या सूरत हाल है? उसके बाद एक दफ़ा फिर फायर हुआ है, 13 अक्टूबर को हुआ है। तो फिर उसके बाद नहीं हुआ फायर। तो ये जब जिस दिन ये वाकया हुआ था, तो ये किस तरफ से कोई आइडेंटिफाई हो सकता है? हाँ, इधर से भी फायर आ रहा है और इस साइड पे उनका हेवी तोफाना लगा हुआ, वो हिट करते हैं सिविल आबादी को, साथ ही आर्मी को कोशिश करते हैं करने की, मगर वो फिर। और वो कितने देर तक चलती रही थी ये फायरिंग? और ये कुछ 7-8 घंटे चली। ये तो 10-12 घंटे जो है ना, ये मैं ओपन हार्ट सर्जरी हुई है मेरी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा, मैं तो बैठ भी नहीं सकता हूँ जब फायर। तो वो जब 12-12 घंटे ये फायर हो रहा होता है, तो जो फैमिलीज हैं जो बंकर में, तो ये 12-12 घंटे फिर क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, मैं बंकर में बैठे रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, अल्लाह अमन हो, खैरियत हो, बस, और तो कुछ नहीं। अब नाज़रीन, जिनसे हमने पहले आपकी मुलाकात करवाई है, उनकी बेटियां भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी मुजफ्फराबाद से आई हैं। उन्हीं के साथ ये मुजफ्फराबाद से आई हुई, मैं यहाँ पे। अच्छा, कज़न हैं आप लोग? जी, हम लोग कज़न हैं। आप बताएंगे कुछ कि आपका काम और आपके जो ज़रा यहाँ पर जो बाकी तालीमी एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो लोगों के काम करने की एक्टिविटीज़ हैं, वो कितनी मुतासिर होती हैं? टोटली डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि जब फायरिंग इंडियन आर्मी की तरफ से फायरिंग होती है, वो हमें कोई पता नहीं होता कि किस टाइम फायरिंग स्टार्ट होगी, किस टाइम। कभी हम कॉलेज में होते हैं, बच्चे स्कूल्स में होते हैं, तो वो हमें अफरा तफरी होती है। मतलब एक वो बदअमनी की सिचुएशन होती है, सुकून नहीं होता। ठीक है, हम लोग रह रहे होते हैं, लेकिन हमें पता है जो हमारे मेंटली तौर पे हम डिस्टर्ब होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज़ चल रही होती है कि बच्चे स्कूल गए हुए हैं। फिर हम बच्चों को ये बता के स्कूल भेजते हैं। उस जब बदअमनी का दौर होता है, तो जो लोग, अब क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हैं, इस कैफियत को आप लोग फेस कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, उनको क्या कहेंगे? जो लोग ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तो वैसे ही अमन अमान की कैफियत इतनी बुरी है, उन लोगों को क्या पैगाम? नहीं, मैं तो उन लोगों का ये आइडिया टोटल गलत है। मैं इस चीज़ की टोटल नफ़ी करती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, कोई भी आप देखें परफेक्शन किसी भी, अगर आप किसी को भी कंट्री को देखें, वहाँ पे हर जगह परफेक्शन नहीं है। ठीक है ना, हर जगह कोई ना कोई इस तरह के हालात चल रहे होते हैं। और दूसरे ये है कि हमारे जो है पाक फ़ौज, हम में जो सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिला है वो पाक फ़ौज की वजह से मिला। अगर हम सुकून से सो रहे हैं तो पाक फ़ौज हमारी जो है सरहदों पर खड़ी है। ठीक है ना, उनकी वजह से हम लोग सो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो हुकूमत पाकिस्तान है उनका भी हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि ये अमन का मायदा हुआ, हम लोग आराम से। कभी आप लोग ये नहीं सोचते कि ये इलाका ऐसा है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा फायरिंग होती रहती है और हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, या छोड़कर चले जाएं, किसी और जगह चले जाएं? नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये हमारी जगह है और हमें अपनी जगह हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे जितनी मर्जी फायरिंग हो, जितनी मर्जी
इंडिया वालों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जितना मर्जी वो ये जो उनकी हरकतें शहरियों पे मतलब आम शहरियों पे फायरिंग करना ये उनकी बुज़दिलाना हरकत है। नेक्स्ट अगर कोई अब फौज से लड़े ना, बिल्कुल अगर इतनी वो हिम्मत है तो फिर डायरेक्ट फौज को बताएं कि इधर हमला करेंगे और इधर आके और मैसेज ये है कि नेक्स्ट अगर कोई अभिनंदन जैसा आता है तो हम उसको कश्मीरी चाय पिला के भेजेंगे। कश्मीरी चाय पिलाना बहुत ज़रूरी है नाजरीन। के लिए हम नेक्स्ट उनको कश्मीरी चाय साथ पराठा भी देंगे फ्री में। पराठा फ्री है, ठीक है ना। हम लोग बिल्कुल भी नहीं डरते, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमारे माइंड में मेरे अबू की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। जब से इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है जो ही फायरिंग होती है इनकी जो होती है ना हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। हम इनकी वजह से हम परेशानी में, इनकी वजह से हम चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएँ, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला आप लोगों की हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है कि हम अपनी जगह छोड़ के जाएंगे या हम डरते हैं कुछ भी ऐसा। चलिए जी, अब आपको जो बंकर की तरफ लेकर चलते हैं। घर में दाखिल हो रहे हैं हम, दरवाज़ा भी देखें, बिल्कुल अलग तरह का दरवाज़ा है। लकड़ी, मैं कह रही हूँ लकड़ी, कश्मीर में आपको लकड़ी नजर आएगी। और अच्छा फर्नीचर, नाजरीन यहाँ पर फर्नीचर भी जो है इन लोगों का जो जरिए मुआश है वो ज़्यादातर ये है कि वॉलनट के दरख्त उगाते हैं, यानी कि अखरोट के दरख्त। फिर लकड़ी क्योंकि बड़ी अच्छी है यहाँ पर तो फर्नीचर बनता है। लेकिन इस फर्नीचर का प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान जो दीगर इलाके हैं, दीगर शहर हैं, वहाँ तक पहुँचने में ज़ाहिर है इसकी ट्रांसपोर्टेशन और वो जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि रोड नेटवर्क बना हुआ नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। वरना अगर ये खूबसूरत फर्नीचर पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान से बाहर जाए तो दुनिया भर में धूम मचा देगा। ये धूम मचा देगा। तो अब हम जा रहे हैं बंकर की तरफ लेकर जाते हैं आपको। अच्छा यहाँ पर ये देखें, ये छोटा सा एक खेत बना हुआ है वो जिसका हम बता रहे थे आपको पहले भी। यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी करते हैं घरों में, बड़ी एहतियात से चलें यहाँ पर, बिल्कुल, ताकि इनकी फसल खराब ना हो। बिल्कुल। और हम बंकर के पास पहुँच गए हैं। इससे पहले कि हमारा कैमरामैन नाजरीन बंकर में गिरे, हम उसको ये मौका फराहम करेंगे कि वो तरीके से बंकर में उतरे। आप पहले उतरेंगी या मैं पहले बंकर के अंदर जाऊँ? मैं आगे हूँ तो मैं चली जाती हूँ। गुड, शाबाश। नाजरीन ये तो कोई वक्त ही नहीं है जिसमें आपको बंकर में उतरते हुए डर खौफ हो। कोई वक्त तो वो होता है जब यहाँ पे आवाज़ें आपको शोर शराबा नजर सुनाई दे रहा हो, बमों की और फायरिंग की आवाज़ें, और उस वक्त आप किस कैफियत में इस बंकर में एंटर हो रहे होंगे वो एक अलग मरहला होता है यहाँ की लोगों की ज़िंदगी का। अच्छा जी, अब ये बंकर जो है इसके बारे में जो डिटेल्स लिखी हुई है, बंकर नंबर 9 है ये। और केसर कोट है या केसर कोज लिखा हुआ है, कोज है शायद, कोट है, सही है। बंकर नंबर 9 केसर कोज 2020 में ये बंकर बनाया गया। और इसका साइज क्या होगा? मतलब इसका साइज होगा 6 बाय 6, 10 बाय 10 का तकरीबन ये साइज होगा। अब आप सोचें कि अगर आपके घर में कोई 6 या 7 अफराद हैं और फायरिंग हो रही है, धमाके हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, और आप यहाँ पर आकर 6 या 7 अफराद इस बंकर में महसूर हो जाएं, पनाह ले लें। और ये जो टाइम है इसका नहीं पता। हाँ। तो 12-12 घंटे 24-24 घंटे भी लोग इन्हीं बंकरों में बंद रहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, ना खा पी सकते हैं, ना बाकी जो सूरत हाल है वॉशरूम वगैरह की उसके लिए निकल सकते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कैफियत में यहाँ पर लोग जी रहे थे और जी रहे हैं। सांस लेने के लिए दायरा यहाँ पर ये एक बना हुआ है रोशनदान सा, बिल्कुल, तो इससे थोड़ी सी हवा आ जाती है, उससे आप सांस ले लें। लेकिन बाकी आप देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, और ये बंकर्स का सिलसिला इसलिए जो है बनाया गया कि ज़ाहिर लोग महफूज हों। पाकिस्तान आर्मी ने 3800 समथिंग बंकर्स जो हैं वो तकरीबन बना दिए हैं और फैमिलीज़ को दे दिए हैं। तो ये जो वादी लीपा का सफ़र था ये हमारा तकरीबन तमाम हुआ। क्या क्या देखा हमने इसमें? हमने बहुत कुछ देखा, हमने चश्मे देखे, बिल्कुल। हमने इसके अंदर जो है वो उन लोगों से मुलाकात की कि जो कि सीज़ फायर वायलेशन के विक्टिम्स थे। बिल्कुल, हमने स्कूल के बच्चों से आपकी बात करवाई जिनका अज़म भी जवान है, हौसला भी जवान है और वो इस मुल्क के लिए काम करने के लिए बिल्कुल पुरज़म है। बिल्कुल। फिर आपको हमने बाजार दिखाया वादी लीपा का। इसके अलावा हमने आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाई। पूरा एक तरीके से हमने चक्की दिखाई, वो टूर कंप्लीट करवा दिया हमने। और इस टूर का मकसद ये था कि हम आपको ये बता सकें कि जब जंग नहीं होती, जब अमन होता है तो ज़िंदगी कैसे गुजर रही होती है, और जब जंग होती है तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजर रही होती है। तो दुआ यही है कि अमन हो, हमेशा अमन रहे, और ये अमन हमारी अफवाज के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता।